सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है, पुष्प में जनन चक्र है, पुष्प में जो जनन ऑर्गन है वो कौन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया है पुमंग और जयांग, ऑप्शन बी में दिया है वाय दलपुंज और दलपुंज, ऑप्शन सी में दिया है दलपुंज और पुमंग, ऑप्शन डी में दिया है दलपुंज और जयांग। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के और बताइए कि इसका कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। पुष्प के क्वेश्चन में कह रहा है पुष्प के जनन चक्र है, तो पुष्प का जनन चक्र मतलब जनन ऑर्गन जो है मेनली जो होता है वो पुमंग और जयांग होता है। जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पुमंग जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जयांग जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पुमंग के अंदर जो है मतलब एक से अधिक जो एस्टामिन पाया जाता है और एस्टामिन में ही पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं, और ये जयांग जो होता है ये ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो पुष्प का जनन चक्र जो है ये पुमंग और जयांग हो जाएगा, जिनका उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिनका ए आ रहा है ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पुमंग और जयांग, ऑप्शन बी में दिया है पुंकेसर, ऑप्शन सी में दिया है सभी दल और ऑप्शन डी में दिया है जयांग। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। उभयलिंगी मतलब दो, जिसमें दोनों ही मतलब फीमेल और मेल पार्ट जो है कंबाइंड रूप से होता है, वही उभयलिंगी पुष्प कहलाया जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उभयलिंगी जो पुष्प होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक साथ पाए जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, लगातार स्वपरागन होने का परिणाम होता है। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा किसी पौधे में तो उसकी जो है संतति की क्वालिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नई किस्म का बनना, ऑप्शन बी में दिया है बीजहीन वन फल, और ऑप्शन सी में दिया है अच्छी संतति, और ऑप्शन डी में दिया है कमज़ोर संतति। चलिए जल्दी से बताइए कि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है किसी पुष्प में या पौधे में तो उसका संतति की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, जल्दी से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है अगर लगातार किसी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसकी संतति जो है वो कैसी होगी। तो अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें वेरिएशन की जो है कमी हो जाएगी, उसमें बहुत सारी जो है एडेप्टेशन उसका अच्छी प्रॉपर नहीं होगा, बहुत सारी जो है वो उसमें कमज़ोर रहेगी क्रॉस पॉलिनेशन की तुलना। उसी में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांगली होगी, तो इसके तुलना में जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन से जो भी संतान उत्पत्ति होगी जिसकी वो कमज़ोर होगी और क्रॉस पॉलिनेशन की तुलना में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी में दिया है चैरेटोफिली, ऑप्शन सी में दिया है एनिमोफिली, ऑप्शन डी में दिया है एंटोमोफिली। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन है वो कहलाता है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है चैरेटोफिली, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके रिगार्डिंग हम और भी देख लेते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली जो है बर्ड्स द्वारा जो पॉलिनेशन होता है पक्षी द्वारा, उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। हवा द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली कहा जाता है, और इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटेमोफिली कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहा है निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है। ऑप्शन ए में दिया है भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म में, ऑप्शन बी में दिया है निभाग में, ऑप्शन सी में दिया है बीजांड ओव्यूल में, और ऑप्शन डी में दिया है अध्यावरण इंटेगमेंट में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। निषेचन के पश्चात बीज का जो बीजावरण बनता है, उसका जो मतलब सीड का जो कवर बनता है वो किससे बनता है, जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है निषेचन के पश्चात जो है बीज का बीजावरण जो है बनता है, किससे बनता है? तो बीज का जो बीजावरण बनता है वो अध्यावरण इंटेगमेंट से बनता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है जिम्बो स्पर्म में, उसका ऑप्शन बी में दिया है ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन सी में दिया है टेरिडोफाइटा में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आवृत्ति बीज पादप में मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है उसमें। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है आवृत्ति बीज पादप में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अमरूद टमाटर केला एवं बैगन उदाहरण है। ये सभी जो है किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है सरस फल बैरी के, ऑप्शन बी में दिया है पीपो के, ऑप्शन सी में दिया है पटभंजक कैप्सूल के, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हेस्पेरिडियम के। जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सभी जो है किसके उदाहरण है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये अमरूद टमाटर केला और बैगन जो है वो किसके उदाहरण है? तो ये सभी जो है सरस फल बैरी के उदाहरण है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है नारियल में खाने योग्य भाग होता है। इसका खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है बाह्य फलविति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भ्रूणपोष और भ्रूण, ऑप्शन सी में दिया हुआ अंत फलविति, और ऑप्शन डी में दिया है मध्य फलविति मीजोकार्प। तो इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नारियल का जो कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है नारियल का, जल्दी से कमेंट्स बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है नारियल में खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो उसका इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होता है। इसका भ्रूणपोष और भ्रूण खाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष होता है इंडोस्पर्म। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पक्के आम में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए में दिया है बाह्य फलविति, ऑप्शन बी में दिया है मध्य फलविति, ऑप्शन सी में दिया है फलविति, और ऑप्शन डी में दिया है अंत फलविति। मतलब आम का जो पका हुआ जो आम होता है उसमें खाने वाला भाग जो है वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या रहा है पके हुए आम का जो खाने वाला भाग होता है, पका हुआ जो आम होता है उसका खाने वाला जो भाग होता है वो मध्य फलविति होता है, मीजोकार्प होता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कटहल मतलब जैक फ्रूट में जो मांसल खाने योग्य भाग है, जैक फ्रूट में जो मांसल भाग होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है
परिदल पुंज ऑप्शन बी में दिया हुआ है, पुष्प अक्ष ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सहपत्रक ऑप्शन डी में दिया है सहपत्रक, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सहपत्र। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है जैक फ्रूट में मांसल खाने वाला जो भाग्य होता है वो कौन सा है। तो इसमें जो मांसल खाने वाला भाग होता है वो परिदलपुंज होता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है ऑप्शन सी में है, यह बहुत टिकाऊ होता है ऑप्शन डी में है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है निम्न होती है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। जल्दी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो निम्न होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है विद्युत चालन के लिए किया जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है धारिता का ऐसा यूनिट होता है, मतलब मात्रक होता है। धारिता मतलब कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया है फैराड, ऑप्शन सी में दिया है पॉइस और ऑप्शन डी में दिया है गॉस। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। धारिता कैपेसिटर की ऐसा यूनिट क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। इसका ऐसा यूनिट जो है वो फैराड है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है, मीटर ब्रिज की सहायता से जो है क्या ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध, ऑप्शन बी में दिया है धारा, ऑप्शन सी में दिया है आवेश और ऑप्शन डी में दिया है विभवांतर। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मीटर ब्रिज की सहायता से जो है किसको मापा जाता है, जल्दी से बताइए क्या ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। मीटर ब्रिज की सहायता से जो है किसको ज्ञात किया जाता है। तो मीटर ब्रिज की सहायता से जो है प्रतिरोध रेसिस्टेंस को जो है ज्ञात किया जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है रेसिस्टेंस प्रतिरोध, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सूक्ष्म सेल में एकत्रित रहती है। ऑप्शन ए में दिया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या है सूक्ष्म सेल जो होता है ड्राई सेल है तो उसमें एकत्रित रहती है, तो उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा एकत्रित होती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक 80 केजी का आदमी फर्श पर खड़ा है, आदमी के पैर द्वारा फर्श पर आरोपित दाब क्या होगा यदि आदमी के पैरों द्वारा फर्श पर घेरा गया क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें जो है मैन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है m वो 80 केजी दिया हुआ है, और उसी मैन का जो एरिया जिस फर्श पे वो खड़ा है उसका जो एरिया दिया हुआ है जितने दूर में वो खड़ा है वो 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है दाब, प्रेशर निकालना है इसमें। तो चलिए इसको पहले हम लोग केजी में दिया हुआ है, इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते थे। वेट बराबर होता है m इंटू जी। तो m दिया हुआ है 80 और g का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 800 न्यूटन। और इसको हम लोग ये हमारा एरिया जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 160 और बटे में हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.016 मीटर। तो जल्दी से ये उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे आधा जो बचा हुआ है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें प्रेशर निकालना P बराबर होता है
प्रेशर बराबर होता है वेट व एरिया। इसका फॉर्मूला होता है, वेट हमारा है 800 न्यूटन और एरिया जो दिया 0.016 दिया हुआ है एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं 1000, 3 शून्य हो जाएगा ऊपर। ये अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1 पे 4 शून्य, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 गुने 10⁴ पे 4 शून्य। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक प्रकाश वर्ष 28 मीटर होती है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं कितनी दूरी होती है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 9.46 गुने 10⁻15, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोई मोटर बोट किसी झील में विरामावस्था से सरलरेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण से 8.0 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूर तय करती है। तो u बराबर जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। a जो दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। t जो दिया हुआ है हमारा 8.0 सेकेंड दिया हुआ है। तो s हमें दूरी निकालना है, इसका s निकालना है। s क्या होगा, तो चलिए हम लोग s निकालते हैं। s बराबर होता है हमारा फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s तो u जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। t हमारा दिया हुआ है 8.0 इंटू 1/2 इंटू a दिया हुआ है हमारा 0.3 और t जो हो जाएगा हमारा 8.0 का स्क्वायर। s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 6 40 64। तो ये हमारा कट के हो जाएगा 32। 3 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 96 आएगा। तो s बराबर हमारा जो हो जाएगा 96 मीटर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आप लोग फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का न्यूमेरिकल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, इसे माइक्रोमीटर में व्यक्त करें। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। तो 600 नैनोमीटर बराबर कितना होगा। मीटर बराबर 10⁻⁹ तो 600 नैनोमीटर बराबर होता है 600 गुने 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ तक जल्दी से उतारिए, फिर नेक्स्ट आधा सॉल्व करेंगे जो बचा हुआ है। ये हमारा है 6 गुने 10⁻⁷। अब हमें इसको निकालना है माइक्रोमीटर में निकालना। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा 6 गुने 10⁻, इसको कन्वर्ट करना है इसमें 6 गुने 10⁻⁷ और बाय 10⁻⁶।
तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।